नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस वीडियो के पीछे जो पूरी वजह निकल के आएगी, वो बाजार के अंदर से FII बिकवाली क्यों कर रही है। हाँ जी। और क्या ये घमासान मचा है जो यूरोप के देश हैं, जो आमने सामने आ गए हैं, ये कहाँ तक सही है और इसका क्या हो सकता है, मतलब अब क्या नजर आ रहा है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करें। बाजार में किन किन चीज़ों के ऊपर हलचल है, क्या कहाँ से भी नज़र डाल रही है, कहाँ पे बजट में क्या हो सकता है, और आखिरकार जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो बेच क्यों रहे हैं, इस पे भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, जो FII ना लगातार जो बिकवाली कर रही है, उसके पीछे की वजह पकड़ लेते हैं। देखो, वजह है निफ्टी का महंगा होना। हाँ जी। निफ्टी आज 24 के पी पे ट्रेड करता है, जो कर रहा है, जो निफ्टी का मिडल पी है ना, जो एवरेज पी है ना, वो 22 का है। तो जाहिर सी बात है निफ्टी महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि इस बार पिछली बार जो कंपनियां हैं, 17% कंपनियों ने ही नतीजे अच्छे दिए। मतलब 100 में से 17 कंपनियों के जो नतीजे हैं वो अच्छे आए, मतलब नतीजे सही नहीं आए। अर्निंग कमाई, जिससे जो निफ्टी का पी है वो महंगा हो गया। किसी भी कंपनी का ये पी महंगा कब होता है? जब उसकी अर्निंग कम होती है, तो उसका पी वैल्यूएशन जो महंगा हो जाता है। ऐसे ही निफ्टी क्या है, 50 कंपनियों का एक बास्केट है, तो कंपनियों के जो रिजल्ट आए वो खराब है, इससे निफ्टी का जो अर्निंग रेशियो है वो कम रहा, जिससे पी बढ़ गया उसका। अभी जो निफ्टी का पी चल रहा है वो 24 है, और होना जो मिडल पी है वो 22 के आसपास। अब एक मैं रेशो के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो भाग रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। अगर वर्ष 2025-26 की बात करोगे, मतलब पिछले साल की, तो लगभग लगभग 1,58,000 करोड़ रुपए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार से निकाले हैं। और अभी भी मतलब 26,000 करोड़ रुपए के आसपास इन 22 दिनों के अंदर FII ने निकाल चुके हैं। आज भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की है 1742 करोड़ रुपए की। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज खरीदारी करी है, लेकिन 4500 कुछ करोड़ रुपए की। अल्टीमेटली रुपये की जो कमजोरी है ना, वो बाजार को तोड़ रही है। क्यों? मैं आपको बिल्कुल परत दर परत समझा दूंगा। एक वीडियो आपको पूरा, मतलब इस बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। अगर आप बात करोगे जनवरी वर्ष 2025 की, तो जनवरी वर्ष 2025 में जो रुपये का भाव था डॉलर के अगेंस्ट, वो था 86 रुपये। मतलब 85 और 86 के बीच में चल रहा था। आज का जो लेटेस्ट भाव है वो 92 रुपये टच करने जा रहा है। तो जो गिरावट डॉलर के अगेंस्ट रुपया हुआ वो हुआ 7%। और निफ्टी ने जो पिछले साल से अभी तक का जो एवरेज रिटर्न दिया है ना, वो भी दिया है 7%, है ना। तो एक साल में निफ्टी कितने परसेंट चढ़ा? 7%। और डॉलर के सामने रुपया कितना कमजोर हो गया? 7%। अगर किसी FII ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, सपोज करो $1,00,000 के बदले में रुपये खरीदा, मतलब 85 लाख रुपए का, है ना, और उसने शेयर मार्केट में लगाया, क्योंकि वो तो ज्यादातर जनरल जो लार्ज कैप होते हैं उन्हीं को उठाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने 7% का ही रिटर्न कमाया। तो अब वो जब निकालेंगे ना, तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे? और जाहिर सी बात है 91 रुपए मान लेते हैं, 92 लाख रुपए, 91 लाख रुपए मिले मान लो ऐसे, क्योंकि अभी 92 तो अब हुआ है, तो 91 लाख रुपए उन्हें मिले। एक एवरेज समझ लीजिए। कितने रुपए का प्रॉफिट किया उन्होंने? भाई अल्टीमेटली 6 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है। अब 6 लाख रुपए में सरकार का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, मान लो 12% भी है, तो लगभग वो 75,000 रुपए उनके लिए टैक्स देंगे। अब बचे उनके पास में कितने? 5,25,000 रुपए। अब 5,25,000 में अगर सरकार सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी ले लेती है, या अन्य जो एक्सपेंस है वो घटाते हैं, उनके हाथ में आए 5 लाख रुपए। ठीक है। अब वे 5 लाख उनके पास में प्रॉफिट आया। अब उन, क्योंकि वो जब अपने यहाँ जाएंगे, कहीं भी विदेशी संस्थागत निवेशक कहीं भी हो, तो वो क्या करते हैं, वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे रुपया। अब उन्होंने रुपया कन्वर्ट किया, क्योंकि उनका 1 लाख वैसे भाग गया। उन्होंने जब खरीदा था उस समय पे उनके कितने का आया था? 85 लाख रुपये, है ना। अब हो गया 91 लाख। 91 लाख में से 1 लाख खर्च हो गया, बचे 90 लाख। अब 90 लाख रुपये उन्होंने गए और उनके बदले में डॉलर लिए। अब चूंकि डॉलर का भाव चल रहा है 91, तो 91 लाख रुपए देंगे तब जाकर उन्हें 1 लाख डॉलर मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, उन्हें पूरे साल भर उन्होंने तमाम मख्तापच्ची करने के बाद भी कितना कमाया? कुछ नहीं कमाया। लगाए थे जब मार्केट में आए थे शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में, तो कितने रुपए लगाए थे उन्होंने? उन्होंने लगाए थे 1 लाख डॉलर। लेकिन जब वो बेच कर जा रहे हैं ना, तो उन्हें कितने रुपए मिल रहे हैं? 98,000 डॉलर। तो 2,000 डॉलर नेट नेट घट गए। और अगर बात करोगे निफ्टी का जो डिविडेंड रेशियो है वो 1.3 का है। जो डाटा है मैं आपको वो बता रहा हूँ।
और उसी डाटे के कारण मैं तो आपको मतलब आपके जो चक्षु खुल जाएंगे, आप बोलोगे यार बात तो सही कह रहे हो। मतलब एफआईआई जो बेच रही है ना, उसके पीछे की जो वजह है ना, वो वजह आज मैं खोल दूंगा। अब इसी को आप थोड़ा सा अमेरिका के बाजारों में देख लो। अभी भारत के बाजार में नेट नेट वो -2% में है। 1 लाख रुपए लगाए शेयर बाजार में, 98,000 रुपये घर से लेके गए, मतलब 2,000 रुपये घट गए, क्योंकि कंपनियों की अर्निंग ही नहीं आई। अब आगे चलो, अगर S&P 500 की माने, जो अमेरिका का जो स्मॉल कैप है, S&P 500 कहलाता है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी, वहाँ पर नेस्डैक, डाउ जोन, S&P 500 तीन चलते हैं। तो S&P 500 ने पिछले साल से 16% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब वो डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे करेंसी का डिवैल्यू वाला तो लफड़ा है नहीं जो अपने यहाँ। ठीक है, तो 16% वो हो गया मोटा मोटा। अल्टीमेटली, क्योंकि वहाँ पे जो एनआरआई है, मतलब उन्हें टैक्स को भी छूट है, मोटा मोटा पकड़ लो आप, उन्होंने 16% का रिटर्न कमाया अमेरिका में इन्वेस्ट करके। कोई टेंशन नहीं। अगर वो 1 लाख रुपए अमेरिका में डाल रहे हैं, तो 1 लाख के साल भर बाद 1,16,000 रुपये उनके निकल रहे हैं, बिना किसी मगजमारी के। यहाँ कितने भारतीय शेयर बाजार में डाल ले 1 लाख, निकल ले साल भर बाद 98,000। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी के अंदर व्यवस्थाएं चल रही है वो गड़बड़ है। रुपया हमारा दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ट्रेड डील हमारी हुई नहीं है, और अभी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। अभी भाजपा सरकार वर्तमान में पूर्ण मेच्योरिटी में है नहीं, वरना अल्प मत में है, तो मतलब जोड़ तोड़ का सरकार खड़ी कर रखी है। अगर इनके कोई जो जिन्होंने समर्थन दे रखा वो समर्थन वापस ले लें, तो इनके साथ खुद फजीता हो जाएगा। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करूंगा, आज के ऊपर चर्चा करूंगा कि क्या हुआ। अब ये सेम अगर चीन के ऊपर ले लेते हैं कि यार चलो, अगर इन्होंने चीन में इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ। अगर इन्होंने 1 लाख रुपए चीन में लगाए, 1 लाख डॉलर, तो वो पहली बात तो कन्वर्ट करेंगे रुपये को उनकी युआन में, तो युआन में आए वो 7,30,000। ठीक है, अब उनके जो युआन ने, मतलब अमेरिका चीन के जो शेयर बाजार ने रिटर्न दिया है ना, वो एक साल में वो दिया है 27% का। 27% का रिटर्न दिया है, मोटा मोटी मान लो आप उन्होंने 1 लाख डॉलर लगाए, तो 1 लाख डॉलर के कितने हो गए, 1,27,000। अब चूंकि जो चीन की करेंसी है वो इतना डिवैल्यू नहीं हुई जितनी हमारे रुपये ने बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। इतनी विश्व में, या मतलब एशिया में किसी की करेंसी कमजोर नहीं हुई जितनी भारतीय मुद्रा कमजोर हुई है। वहां पे 10% का टैक्स लगता है। मान लो 27% में हमने 10% का टैक्स भी दे दिया, तो उनके पास में नेट नेट कितने बचे, 9,07,000 रुपए के आसपास, 9,07,000 युआन। लगाए कितने थे उन्होंने, 7 लाख युआन। हुए कितने, 9,07,000 युआन टैक्स देने के बाद। तो नेट नेट कितने का प्रॉफिट निकल के आया उनका, 7 लाख में 9,10,000 मान लो, 9,10,000 मोटा मोटी, तो उन्होंने 25% के आसपास का एवरेज आप देखोगे रिटर्न निकाला, और वहां की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ज्यादा है। अब उसके पीछे वजह क्या है? देखो, पहली बात तो भारत के अंदर जो अनसर्टनिटी पहली हुई है ना, कि भाई डील होने रही है भारत के साथ में। ठीक है, और कभी भी कुछ भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो बाजार के अंदर टेंशन फैली हुई है। एफआईआई, एफआईआई क्या है, एक विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है। जैसे किसी कंपनी में हम निवेश करते हैं, उस कंपनी की अर्निंग नहीं आ रही तो हम उसे निकाल के बाहर कर देते हैं और दूसरी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। ऐसे ही जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं ना, उनके लिए भारत एक अकेला पोर्टफोलियो का हिस्सा है, क्योंकि वो कोरिया में भी, दक्षिण कोरिया में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका में भी इन्वेस्ट करते हैं, चीन में भी इन्वेस्ट करते हैं, जापान में भी इन्वेस्ट करते हैं, जर्मनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पूरे विश्व में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्हें जहाँ के लिए अच्छा लगेगा वो तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, जब विश्व में डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी बैठा हो, देशों के अंदर अनसर्टिनिटी फैली हो कि कब क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो सोने चांदी, जो लोग बाग शेयर है ना, जो इमर्जिंग मार्केट है या जो शेयर मार्केट है ना, वहां से लोग बाग पैसा निकालते हैं। लोग बाग इस इंसान से छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और वो बॉन्ड में और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि भाई देखो, जब दो देश आपस में झगड़ते हैं या जो अनसर्टेनिटी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई गोल्ड एज द सेफ हेवनिस्ट माना जाता है, तो लोग बाग गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट में और दबाव आता है। तो एफआईआई ने बेचा क्यों है, तो उसके पीछे रिजल्ट निकल के आ गया कि हमारी भारतीय मुद्रा बहुत कमजोर हो गई है, और
कमजोर होती जा रही है। आज 91 रुपये 72 पैसे के आसपास का रेट था, मतलब मोटा मोटी मान लो आप 92 रुपये पहुंच जाएगा अगर इसमें आरबीआई ने हस्तक्षेप नहीं किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना ने अभी अपने यहाँ पर 14 लाख करोड़ रुपए भारतीय करेंसी में 14 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान किया है। वो क्यों कर रहा है? देखो क्या है कि जिस तरह हमने जीएसटी कट किया, ऐसे ही चाइना अपने जो इकोनॉमी के अंदर पैसा डालने के लिए जो इंसेंटिव है ना, वो ऐसे देता है जैसे मतलब सपोज करो भंडारे में सब्जी मिल रही है, मतलब सब्जी के लिए कोई मना नहीं करेगा, अब तो कटोरी धर दो हाल डाल देगा भाई। और ऐसी चीन क्या करता है, अपने यहाँ जितनी भी इनकी मतलब शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं उनको दबा दबा के पैसा देता है। उसके बदले में चीन अपनी अभी वर्तमान की स्थिति में, आज ही की खबर है ये, चीन ने 14 लाख करोड़ रुपए अपने कंपनियों को दिया है। तो कोई भी एफआईआई है वहां जाएगा ना जहां उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और चीन के अंदर कभी भी आंख से आंख मिलाने वाली सिचुएशन रखता है। चीन से अमेरिका डायरेक्ट नहीं भिड़ता, और डराना अमेरिका को चीन को ही है, पर लेकिन हाथ मरोड़ना उसे भारत का हाथ मरोड़ कर चीन को डराना चाहता है। वो चीन से डायरेक्ट नहीं टकराता, क्योंकि चीन अपनी कुछ ना कुछ स्थिति रखता है। अब बात कर लेते हैं आगे। हमारी जो ट्रेड डील नहीं हो रही, उस ट्रेड डील के ना होने से भी देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं। हम जो ना इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ज्यादातर जो हम तेल है ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, या मतलब जो भी हम तो एपीआई, अगर जेनरिक दवाई मॉडिफाइड दवाई बनाते हैं तो उसके लिए भी एपीआई जो है वो चीन से खरीदते हैं। हम अपने खेतों में जो डाई यूरिया यूएपी डालते हैं उसके लिए भी स्पेशल फर्टिलाइजर चीन से खरीदते हैं। हमारे जो गाड़ियों में चलने के लिए रियर मटेरियल लगते हैं वो भी हम चीन से लेते हैं। और चीन के पास इतना कुछ है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। जनरली होता क्या है कि जब भी शेयर बाजार गिरता है, डॉलर कम मजबूत होता है, अगर रुपया कमजोर होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आईटी कंपनियां है ना, क्योंकि आईटी कंपनियों को जो कारोबार है वो अमेरिका और दूसरे देशों से आता है, तो ये कंपनियां ऊपर जाती है, मतलब इनके शेयर चढ़ते हैं। तो लेकिन यही कंपनियों का शेयर गिर रहे हैं, मतलब इस बार यही दम तोड़ रही है। कारण कि इस बार ले ऑफ, एआई के आने से ले ऑफ आने का खतरा है, मतलब ये भी अपनी कंपनियों में से लोगों को निकालेंगे। अब बात करें अगर भारत की आईटी में कितनी बड़ी हिस्सेदारी है भाई, हम केवल भारत की जितनी भी आईटी कंपनी है, मैं देखो क्या कड़वा बोलता हूँ लेकिन सत्य बोलता हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। हम टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, हम जितनी भी बड़ी आईटी कंपनी है ना, ये ड्राइवर के पीछे जो आंधे 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 वाला काम करते हैं ना, वो काम करते हैं। मतलब जो भारत में आईटी कंपनियां हैं, तुम्हें क्या लगता है कि टीसीएस और एचसीएल और विप्रो को अमेरिका से वो मिलता? नहीं, ये भारत में काम ही इसलिए कराती है क्योंकि भारत के उन्हें वो चीप में काम पड़ता है, मतलब सस्ता कर पड़ता है। इसकी क्या जिम्मेदारी है कि अगर जैसे एआई आया, तो एआई से इनकी जो ज्यादातर कोडिंग वगैरह का काम था वो इन्होंने एआई को दे दिया, ठीक है। और अगर कभी, हालांकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो इस डेवलप नहीं है, अगर वो डेवलप हो गया, वो हम मान लो 100 रुपए में कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया मैं 80 में कर दूंगा, तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो 80 में नहीं करा लेंगे? भाई आज बताओ ना कि अमेरिका के जी हजूर करी है उसने जाके, बस पाकिस्तान ने बोला सलाम वालेकुम, अरे बोले अल्लाह बिल्ला, उनने कहा बोले ठीक है आ जाओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। उसे 15% टैरिफ लगा दिया, हम पे 50% लगा रखा, और ईरान पे भी 15-25% अलग से जोड़ दिया, 75% हो गया। हमारी कंपनियां सरवाइव करेंगी कहाँ से? और सरकार बड़ी मेच्योरिटी में, मैंने मुंह में दही जमा के बैठी है, कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन ऐसे आदमी के साथ क्या बोले? जो आदमी जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो, आज वो अपने ही देशों के साथ में भिड़ा है। अभी तो लाओस में पता नहीं क्या होने वाला है, हमने मतलब उसका सुबह वीडियो डाल दूंगा या तो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा। लाओस में ट्रम्प क्या बोलेंगे। हालांकि अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस ने ब्रिक्स देशों को ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। और अब की ना इन दोनों, यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। पहले एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले। आज अभी जो इस साल विदेशी संस्थागत निवेशक है वो क्यों बिकवाली कर रहे हैं, उसके पीछे वजह निकल के आ गई, क्योंकि रुपया हमारा डॉलर के अगेंस्ट हर साल 7% कमजोर हो जा रहा है। 7% कमजोर हो जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं विदेशी संस्थागत निवेशक घबरा रहे हैं, और जितना रुपया कमजोर होगा उतना विदेशी संस्थागत निवेशक निकल कर भागेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब सरकार, अब आखिर इसका कुछ रिजल्ट, नतीजे कुछ आने का हिसाब किताब है या बस निपट लिया मामला है? देखो सरकार इस बार जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है ना, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लगता है, वो इस बार हो सकता है बजट में सरकार खत्म कर दे। बड़े लोगों को, मतलब बड़े लोग जो ट्रेड
बिलियन में करते हैं। कारण ये है, उनका कहना ये है कि जो एफएनओ में मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ना, उसमें जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है ना, वो लगता है उस प्रीमियम पे। जितनी प्रीमियम आपने दी है, माने कोई लोट खरीदा आपने, उस लोट की कीमत बनती है 25,000 और आपने दिए 7,000, तो आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा ना, एसएसटी लगेगा, वो क्या पे लगेगा, वो लगेगा आपके 7,000 पे, क्योंकि आपकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो 7,000 है। लेकिन जो कैश कैश मार्केट में होता है उसमें ऐसा नहीं है। कैश मार्केट में टोटल टर्नओवर पे लगता है। माने तुमने 1,000 करोड़ के शेयर खरीदे, 1,000 करोड़ के बेचे, तो उसमें जो आपके टैक्स लागू होगा आपके ऊपर, वो 2,000 करोड़ का होगा। तो उसमें बहुत बिलियन में पहुंच जाता है। क्योंकि जब सपोज करो, अगर कोई भी बड़ा FII है, मान लो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें वो 4,500 5,000 करोड़ की खरीदारी नहीं कर रहे हो। अगर एवरेज भी मिलाकर देखें, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ की खरीदारी कर ली विदेशी संस्था FII मतलब घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, और 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली कर ली, तो 3 लाख करोड़ हो गए। मतलब अल्टी पल्टी भी मारी उन्होंने, उदाहरण से बता रहा हूँ। 3 लाख करोड़ का अगर 0.1% भी आप टैक्स लगाओगे तो कितना हो जाएगा। मतलब इसीलिए सरकार इस बार हो सकती है जीएसटी में कट कर दे। अब एक सेबी की भी खबरें चल रही हैं, ये तो आगे सरकार का क्या फोकस है, विदेशी संस्था का निवेशक क्यों बेच रहे हैं। अब समझ लेते हैं, देखो क्या है। सेबी ने एक डाटा निकाला, उस डाटा में कहा है कि जो ज्यादातर मतलब भारत में मात्र 9% लोग हैं जो शेयर बाजार में कारोबार कर रहे हैं। तो उससे क्या होने के चांसेस है, उससे ये होने के चांसेस है कि सेबी और सरकार भी चाहती है कि जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी जाए, मतलब उनको मौके दिए जाए, उनको जो बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। एक खबर नया चालू हो गया है कि भारत ने बांग्लादेश में जो राजनयिक रह रहे थे ना, राजदूत थे ना, उनके जो परिवार थे उनको बुला लिया है। तो अब इससे एक और बाजार में अनसर्टेनिटी हो गई है कि यार ये राजनयिक को बुला रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत उसका गेम बैठाना चाह रहा हो बांग्लादेश का। भाई एक ना एक डर का माहौल ये भी बना है। कल्याण ज्वेलर्स आज 13% टूट गया। कल्याण ज्वेलर्स इसलिए 13% टूट गया है कि कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर जो रेड पड़ी है उसमें ऐसी खबरें मिली है कि उसने मोतीलाल ओसवाल को मतलब रिश्वत दी है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मोतीलाल ओसवाल की अभी 10 साढ़े मतलब 9.25% के आसपास की हिस्सेदारी है, 9.5% के आसपास। तो पूरा जो बेटर है, हालांकि कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से आकर के सफाई दे दी गई, लेकिन बाजार तो भैया एक बार सुन लिया तो सुन लिया, वो किसी की सुनता नहीं है बाजार। वही वाली बात है कि एक बार मैं अपना कमिटमेंट कर लूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। जनरली मेरी वीडियो लंबी होने के पीछे वजह यही रहती है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको मतलब दिन भर की जो जितनी भी उथल पुथल हुई है ना, पूरी आपको एक वीडियो में मिल जाए। मेरा कोई भी टीआरपी बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे वो मतलब आप कोई न्यूज चैनल देखोगे, चीर दिया, फाड़ दिया, निकेड़ दिया, नहीं। मैं जेन्युइन फैक्ट के साथ में जो सही न्यूज है वो आप तक पहुंचाई जाए, जो आपके काम की है वो पहुंचे। फोकट में वो मगजमारी नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं है, वो कर देंगे, कुछ नहीं। अब फिर से अपन नजर डाल लेते हैं। देखो क्या है, परिस्थिति इसलिए गड़बड़ होती नजर आ रही है कि यूरोप ने अपनी सेना उतार दी है ग्रीनलैंड पे, और ग्रीनलैंड पे सेना उतारने के बाद में अमेरिका ने बोल दिया है कि ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा करोगे तो मैं टैरिफ भी लगाऊंगा। और इस बार पूरे यूरोप के देश इकट्ठे हो गए हैं, और उनका इकट्ठे होकर आना मजबूरी समझ लो या इत्तेफाक। उन्होंने कह दिया कि अगर हमने ऐसा अब नहीं रोका ना डोनाल्ड ट्रंप को, तो अगला नंबर क्या मालूम किसका होगा। क्योंकि अभी एक डोनाल्ड ट्रंप ने AI से जनरेटेड एक फोटो अपलोड किया है अपने उस पर, मतलब सोशल मीडिया पे। उसने कहा है कि भाई कनाडा भी हमारा है, वेनेजुएला भी हमारा है, ग्रीनलैंड भी हमारा है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इधर जो पुतिन है वो लगे हैं पुराने USSR बनाने में, और इधर डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं ग्रेट अमेरिका बनाने। बोले एक काम करो, मेक्सिको अपना है, कनाडा अपना है, वेनेजुएला अपना है, और एक काम करो ये ग्रीनलैंड भी अपना है। तो बोले ये पूरा अपना हो गया। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए। स्वर्ण अक्षरों में नाम तभी लिखा जाएगा जब वो कुछ ऐसा काम करे जो उससे पहले किसी ने नहीं करा हो। नॉर्वे के प्रेसिडेंट को वो जो नॉर्वे में जो पीस पुरस्कार देते हैं, उन्हें बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे दुनिया की शांति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है शांति से, मेरे को जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। इसीलिए जो मैक्रो ने, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने जो अभी इकोनॉमिक वेल्थ की वहां पे मीटिंग चल रही है, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल कानून को नहीं मानते। वो बोलते हैं जो मेरे को सही लगता है वो मैं करूंगा, अन्यथा जो मेरे को सही नहीं लगता है मैं नहीं करूंगा। जो इंटरनेशनल कानून मेरे से है, मैं इंटरनेशनल कानून से नहीं।
और वो जो यूनाइटेड नेशन है उसे ही धमका दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, बोले कि तुम्हारा जो काम है तुम वो नहीं कर रहे, तुम्हारा काम है दुनिया के अंदर शांति लाना, तुम्हारा काम है दुनिया में विश्व मतलब जो युद्ध हो रहे हैं उन युद्धों को रुकवाना, लेकिन तुम नहीं कर रहे, केवल तुम बातों की जमा खर्ची कर रहे हो। तो मतलब परिस्थिति ये है, जहाँ एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, कल उसने चाइना को ऑफर दे दिया था कि आप आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमें आपकी जरूरत है। आज उसने ब्रिक्स को बोल दिया कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कट्टर इसी चीज, डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मनी किस चीज की है, उसके डॉलर को चैलेंज मिलता है। भाई ब्रिक्स करेंसी अगर लॉन्च हो जाती है तो ब्रिक्स से क्या होगा कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत, चीन और ब्राजील और साउथ अफ्रीका और रूस, ये बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप में मतलब दुनिया का ऐसा समझ लो, अगर 100 आदमी है पूरी दुनिया में तो 30 आदमी तो इधर ही है ना। भले ही वे पैसे वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन ज्यादातर मोस्ट पॉपुलेशन तो इधर ही है, तो कंजप्शन यही होगा, तो ज्यादातर ट्रेड भी यही होगा। तो वो यही तो चाह रहा है कि भाई डॉलर को टक्कर ना मिले, डॉलर को टक्कर मिल जाएगी। अब ये जो यूरोप के देश बोल रहे हैं हम भी जाके उधर लेंगे, तो पहले तो इन्होंने ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में आके रूस से पंगा। अब रूस से एनर्जी लेनी बंद कर दी। 100 रुपए की लीटर की अगर एनर्जी रूस दे रहा था, तो अभी 150 रुपए लीटर की अमेरिका से खरीद रहे हैं। तो पहले ही अमेरिका ने तोड़ रहा है, ऊपर से एक बार झुका लिया। मैं क्यों बोल रहा था, मेरी आपने पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे बोला था कि जो भारत कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आदत है कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, हाल वो दूसरी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे ही फ्रांस ने मना किया कि मैं जो तुम्हारे गाजा वाला शांति प्रस्ताव है मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, तो उसने बोल दिया कि मैक्रोन मैक्रोन को इतना दिमाग में मतलब, मैक्रोन तो ज्यादा दिन का वैसे भी नहीं है, वो बहुत जल्दी अपनी नौकरी से जाने वाला है। तो अब जो फ्रांस के लोग हैं उनके दिमाग में एक और चल गई कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं फ्रांस के अंदर ही अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा हो, कि अब मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको हटा दिया जाए दूसरा। अरे आप बताओ ना, अपने ऊपर से लेकर सोच के देखो, अगर आज डोनाल्ड ट्रंप बोल दें कि नरेंद्र मोदी कोई ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी वहां प्रधानमंत्री बदलने वाला है, तो अपने को कैसा लगेगा, और ये इसने कैसे ऐसा कह दिया। तो अब बताओ, जो फ्रांस के राष्ट्रपति को उन्होंने बोल दिया ज्यादा दिन का नहीं है, उसे हटा दूंगा मैं, और बोला मैं वैसे भी फ्रांस के ऊपर 200% का टैरिफ लगाने वाला हूँ। यार मतलब कुछ भी, उसने हर वो सीमा पार कर दी है जिस सीमा में आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए। वो किसी पत्रकार को ऐसा उंगली दिखा रहे थे। अरे यार तुम राष्ट्रपति हो, किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक विमान खराब हो गया था, तो किसकी बददुआ लगी कि वो लाओस आ रहे थे, उनका विमान खराब हो गया, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरा तो इसमें पीछे कुछ साजिश लग रही है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुंह के आगे हरा ही हरा है। वो कुछ बोलते हैं उनके पलट के कोई जवाब भी नहीं देता। और तो और देखो, अंदर की बात बताऊं मैं आपसे, चीन तो छोड़ो, चीन के बारे में अभी चर्चा करूंगा। रूस का एक पत्र मतलब न्यूज़पेपर है, सरकारी न्यूज़पेपर है, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर रहे हैं ना ग्रीनलैंड पे, उसकी मतलब बड़ाई करी है। उनने कहा है कि अगर ट्रंप पीछे हट गए ना, तो जो मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं ना अमेरिका में, उनमें ट्रंप को भारी मतलब नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब समझ लो, ये उकसाने वाली कोशिश नहीं कर रहा रूस। रूस तो चाहता है, रूस चाहता ही है कि अमेरिका उलझे। क्यों? कि अगर वो अमेरिका अपने घर में ही उलझा रहेगा तो उस पर ध्यान नहीं देगा। भाई बात समझो, उस पर ध्यान क्यों दे रहा है, वो ध्यान इसीलिए तो दे रहा है कि वो अपने घर में नहीं उलझ रहा। अभी वो 500% टैरिफ वाले मामला नहीं दब रहा। इधर अपने जजों को उनने बोला होगा, मेरे को 100% है, क्योंकि कल जजों का फैसला आना था उनके टैरिफ को लेकर के, उसने कोई कुछ बयान नहीं दिया। क्योंकि जज को खुद समझ में नहीं आ रहा कि आज मान लो हमने ट्रंप के खिलाफ फैसला देते हैं, कुछ बात हो जाए, अगले दिन पता चला ये जजों को हटाओ बाहर निकालो। मतलब कुछ भी कर सकता है यार वो। मतलब अमेरिका में ऐसा नहीं है कि अगर वो राष्ट्रपति बन गया ना तो 4 साल फिक्स है। भारत के जैसा नहीं है कि महाभियोग आ जाएगा और हटा सकते हैं। मतलब कोई दुनिया की कोई ताकत आ जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती उसके पद से। अमेरिका में 4 साल का नियम है। अगर कोई 4 साल के लिए झिंगालाला राष्ट्रपति हो गया तो वो वही रहेगा, वो जो मर्जी है सो करेगा। तुम चाहे जो कर लो, नाक रगड़ना मर जाओ, उनकी सेनेट कर ले, संसद कर ले, कुछ ही कर ले, राष्ट्रपति नहीं बदला जा सकता। यही ईरान से देखो, अभी उनका दिमाग हट गया, ईरान में कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी गाजा और इसराइल वाले मामले पे सब कोई कुछ नहीं है। 500% टैरिफ वाले पे कोई हल्ला बल्ला नहीं मच रहा, बिल्कुल चुप है। अब वो ग्रीनलैंड पे उलझा है, तो ग्रीनलैंड से हमें क्या दिक्कत है यार? दिक्कत ये है ना कि अगर उसने ट्रम्प ने बोल दिया कि आप कोई धड़ा चुनो, भाई अगर आपको मेरी साथ आना है तो आपका मैं टैरिफ हटा दूंगा और भारत से ट्रेड डील कर लूंगा, है ना। और आपको अगर यूरोपियन यूनियन के साथ जाना है तो हम और टैरिफ लगाएंगे, आपकी आईटी कंपनियों पे टैरिफ लगाएंगे। और अगर गलती से डोनाल्ड ट्रंप ने आईटी कंपनियों का नाम ले दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आधे हो जाएंगे, आधे। हाँ जी,
वो तो जो टैरिफ टूरिफ है वो आईटी पाईटी से बचा रखा है ना, जैसे भी अन्य आईटी कंपनियों का अगर नाम लिया तो आईटी कंपनियों की पतलून गीली हो जाएगी। दूसरी बात, पहला तो ये हो गया कि देखो ट्रम्प टैरिफ टेंशन। अब थोड़ा सा इससे हट के भी अच्छी चीज पे बात कर लेते हैं यार। पूरे दिन ट्रम्प 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 ट्रम्प। आईडीबीआई आईडीबीआई बैंक में खबर आ गई है। आईडीबीआई बैंक में 95% हिस्सेदारी सरकार और एलआईसी होल्ड करती है। अब इसको सरकार प्राइवेट करने जा रही है, मतलब कुछ हिस्सा 15% के आसपास बेचने जा रही है। उससे क्या होगा, ये स्टॉक के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? देखो, स्टॉक के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि जब भी किसी सरकारी बैंक में प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ती है तो उससे क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो सुधरता है। कंपनी या कोई बैंक हो उसका वैल्यूएशन रीरेट होता है। उसके अंदर जो लोन की देने जाने वाली जो सीमाएं हैं, एनपीए हैं, वो सुधरते हैं। और जो बैंक ऑफ आईडीबीआई बैंक है ना, इस पे सरकार ने पहले भी बोला। आज खबर क्यों आई? आज खबर, अभी जिनकी बोलियों का प्रोसीजर चल रहा था ना, उसको लेकर के बोली बुलाई है सरकार ने कि भैया आप बोली लाओ। इसकी खबर किसी ना किसी को तो होगी, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही थोड़ी स्टॉक 114 रुपये पहुंच गया था। अब किसको होगी वो तो अलग विषय है। लेकिन मामला ये है कि भैया आईडीबीआई पे लेकर के खबर आ गई है, खबर अच्छी है। अब इस बार पूरे सिस्टम में अगर जैसे सरकार चाह रही है ना, सरकार ने तो 49% क्यों घटा करके बोल दिया था कि 74% कर दूंगी मैं। 74% करने से क्या होगा? होगा, होगा क्यों नहीं? जब पैसा आएगा तो बैंक की जो वैल्यूएशन है वो रीरेट होगी, एनपीए सुधरेंगे, मैनेजमेंट सुधरेगा। मतलब अल्टीमेटली बैंकों के लिए पॉजिटिव ही खबर रहती है। अब निर्मला सीतारमन ताई जी के हाथ में है कि भाई क्या करना है। निर्मला सीतारमन जी जो हमारी ताई जी हैं वो विचार कर रही है कि इस बार एसटीसीजी लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, इन टैक्सों के अंदर भी छूट दे सकती है। हो सकता है जो 12 लाख की सीमा है उसे बढ़ा के 15 लाख कर दिया जाए। इस बार हो सकता है जल जीवन मिशन में भी सरकार कुछ पैसा दे। टेक्सटाइल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उन नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार हो सकता है कुछ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का अलग से भी कुछ पैसा दे दे। अभी फर्टिलाइजर को लेकर के सब्सिडी बढ़ा सकती है कि फर्टिलाइजर को लेकर बीच में दिक्कत आ गई थी, लोगों को पर्याप्त फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा था। चीन का क्या कहना है? चीन कुछ नहीं कहता, चीन दूसरे के तवे पर रोटी सेकने वाला है। ये सोना चांदी भाग लगाने वाला चीन ही है। चीन ने ही कर रहा था अपनी कंपनियों के एक्सपोर्ट पे बैन। 62% चांदी अकेला चीन लिए बैठा है। और उसने 1 जनवरी से अपनी कंपनी, एक पिछले महीने से अभी तक तो चांदी भागी है, इतनी इतनी थोड़ी भागी थी। नहीं तो अपनी कंपनियों पे चांदी एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया। और जो माइनिंग थी उन पे जो रेट में था वो खरीद ली। जहां एक तरफ जो बैंक था ना, जेपी मॉर्गन बैंक अमेरिका का, वो चांदी को शॉर्ट करे बैठा था। कितने में? $52 प्रति औंस पर शॉर्ट करके बैठा था। चीन को इस बात की भनक लग गई कि ये शॉर्ट करे बैठा है। चीन ने फिजिकल रेट में, जो रेट में मिली उस रेट में चांदी खरीदनी चालू कर दी। अपने यहाँ एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया। अब ज्यादातर चीन कंट्रोल कर रहा है। अब उनको कहीं ना कहीं तो शॉर्ट कवर करने पड़ेंगे जेपी मॉर्गन को, नहीं तो बैंक फेल मार जाएगा। अरे यार ऐसा समझ लो ना, अगर कोई 10 किलो आलू है और उन 10 किलो आलू के ऊपर बिड लगा रखी है, ठीक है, कि भाई तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 किलो का जो भाव है ना, वो मतलब आलू का जो 1 कुंटल आलू है उनका जो भाव है ना वो 8 रुपये रहेगा। तुम कह रहे हो इसका भाव 10 रुपये जाएगा। तो अब तुमने क्या करा, तुमने इसको शॉर्ट कर दिया। मतलब क्या कर दिया? बेच दिया। कि अगर ये आलू, मतलब तुमने 8 रुपये में शॉर्ट किया उसे, तुम्हारा मानना ऐसा है कि जब ये आलू 5 रुपये में आएगा तो मैं इसे खरीद लूंगा। अगर मैंने 1 कुंटल आलू है 8 रुपये में शॉर्ट कर दिया 800 रुपये में, जब वो 5 रुपये आएगा तो 500 में खरीद लूंगा, बीच का 300 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। आपका ऐसा मानना है, ठीक है, मान लो जेपी मॉर्गन का। अब बड़ा मुझे पता चल गया कि यार 1 कुंटल आलू में से 60 किलो आलू अकेले मेरे पास में है। मैं चांदी वाला एक सब समझा रहा हूँ, है ना। उनने बोल दिया बैन कर दिया। मैं एक काम करूँ, आलू जो ना, ये 60 किलो आलू अंदर धर दे ठाका कोठे में, ये बेचने नहीं है। अब मार्केट में कितने आलू बचे? 40 किलो। अब वो झोली ठाका और चल दिया मैं। कहला भाई तेरे धोरा कितने हैं भाई? 2 किलो ला दे। क्या रेट में? कहला जी मैं तो 9 रुपए किलो दूंगा। दे दे दूसरे रेट में। अब टोटल कितने किलो आलू है? 1 कुंटल, मतलब 100 किलो आलू। 100 किलो में से कैसे भी करके मैंने 80 किलो अकेले अपने धोरे रख लिए। अब आलू का रेट ऊपर जाने लगा, आलू का रेट ऊपर जा रहा है, चांदी का रेट ऊपर जा रहा है। मतलब अब वो 8 रुपए में शॉर्ट करे बैठा है। मतलब चांदी का, आलू का रेट हो गया 300 रुपये, वो कितने में शॉर्ट करे बैठा है?
5 में। तो अब उसे प्रति केजी कितने रुपए का लॉस हो रहा है? उसे हो रहा है भाई साहब 292 रुपए प्रति केजी का लॉस। जो चांदी इतनी हो गई ना, उसे लॉस कितने का हो रहा है? 292 रुपए प्रति केजी का। अब अगर वो नहीं काटता तो जितने भी डिफरेंस का लॉस है ना, वो उसे पूरा देना पड़ेगा। तो बैंक फेल मारेगा तो वो सब डॉलर छाप के देने पड़ेंगे। जो अमेरिका में डॉलर छपाई चल रही है, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जो अमेरिका का जेपी मॉर्गन बैंक है ना, वो चांदी को शॉर्ट करके बैठा है। और शॉर्ट करके एक आध नहीं बैठा भैया, वो $55 प्रति औंस से बैठा है। यही कारण है कि जो लंदन के बाजार है, जो जर्मनी के बाजार है, या जो कनाडा की ब्रोकरेज फर्म है, वो इसका मतलब ये समझ गए 1,20,000 का टारगेट दे रही कि चांदी 1,20,000 जाएगी। कोई बोल रहा है 1,30,000 जाएगी, कोई बोल रहा है 1,50,000 जाएगी। अल्टीमेटली कहीं जाकर तो शॉर्ट काटने पड़ेंगे ना जेपी मॉर्गन को। अगर नहीं काटेगा तो बैंक कोलैप्स मारेगा, बैंक कोलैप्स मारेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो जेपी प्रो आपने देखा ना, लिंजा ब्रदर्स जैसे 2008 में कैसा क्राइसिस हुआ था। अमेरिका डूबेगा तो सब डूबेंगे। अमेरिका वो जहाज है कि अगर टाइटैनिक में हम भले ही छत के ऊपर सबसे 8वीं मंजिल पे बैठे हैं, लेट डूबेंगे लेकिन डूबेंगे। हजार हजार टन बड़े बड़े जो बैंक है ना, ये हजार हजार टन सोना खरीद रहे हैं, हजार हजार टन। क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो जब भी गोल्ड और सिल्वर के रेट, या गोल्ड और सिल्वर होता है ना, सेफ हेवन होता है। रियल एस्टेट में आप देख रहे हैं, कोई भी रियल्टी वाला जो शेयर है वो चल ही नहीं रहा। रियल एस्टेट मतलब लग गया, ब्लस्ट सा हो गया। आपने प्रॉपर्टी वगैरह का अगर आप ले रहे होंगे तो मतलब आप अपने छोटे जो टियर 4 सिटी है उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो टियर 1 सिटी है ना, गुड़गांव, बड़े बड़े जो क्षेत्र है ना, वहां पे मांग खत्म होगी भैया। मांग खत्म होगी। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं यार सोना चांदी में इन्वेस्ट करो, कहाँ लगे हो तुम गोल्ड मतलब प्लॉट व्लॉट लेने के चक्कर में। कारण ये कि जब किसी एक एसेट क्लास की सब जगह बात होने लगे तो वो समझ लो ना, उसका पीक समय होता है। अब एक समय आप सोचो 2021 के टाइम पे, 22 के टाइम पे, जब शेयर बाजार मतलब गिर रहा था ना, 2020 में कोविड काल आया, शेयर बाजार गिर रहा था। सब आदमी बात कर रहे हैं कि शेयर बाजार बर्बाद हो गया, गिर गया गिर गया। लेकिन उसी समय जो वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगल, उन्होंने $1 बिलियन शेयर मार्केट में डाले। जब सब लोग बोल रहे थे बर्बाद हो गया, बिक गया, कुछ नहीं बचा। और 2000 उस समय जो निफ्टी था भैया तुम्हारा 6,000 7,000 में निफ्टी था तुम्हारा, 7,000 में। आज 7 मतलब 7 दिन 14 7 21 3.5 गुना हो गया तुम्हारा निफ्टी। 26,000 तक गया था ना, 7 चौक 28, 2,000 कम 4 गुना हो गया, निफ्टी हो गया भैया। अगर आपने 1 लाख लगाए तो 4 लाख तो तुम्हारे निफ्टी हो गए 1 लाख में, नॉर्मल। कोई कंपनी का एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, निफ्टी का ETF उठा लिया, 4 गुना हो गए। कितने साल में? 5 साल में निफ्टी। तो कहने का मतलब ये है भैया कि जब भी किसी एसेट क्लास की चर्चा होने लगे, जैसा आपने देखा ना, जब अर्निंग खत्म हुई थी तो जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है, जो भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। अनाप शनाप पी था, किसी का 200 का पी चल रहा, कोई 250 का पी चल रहा, और सब बोल रहे थे पैसा तो यहीं बनेगा, यहीं बनेगा। ये जितने भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, कोई इनकी बुकों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अरे यार वीडियो लंबी होगी साथियों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दरअसल मैं वीडियो क्या लंबी बन जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर पिन जरूर करा करें। धन्यवाद, थैंक यू। जो भी कुछ होगा शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। थैंक्स।